नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उनके राज और उनसे जुड़े हुए राज नए नए चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आ रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हमलावरों से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी की पूछताछ में तीनों हमलावरों ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान तीनों शूटर्स का दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अतीक और अशरफ के किलर्स ने बताया है कि जिस विदेशी पिस्टल से उन्होंने अतीक और अशरफ को मारा है वो उन्हें गोगी गैंग से ही मिले थे। शूटर्स ने यह भी खुलासा किया कि वो 13 अप्रैल को कोर्ट में ही अतीक और अशरफ को मारने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने 15 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया। इसके लिए हमलावरों ने दिन में अस्पताल की रेकी की थी। मर्डर से पहले उन्होंने 2 नए मोबाइल भी खरीदे थे, लेकिन सिम कार्ड के लिए फर्जी आईटी नहीं जुटा पाए। पुलिस अब कलविन अस्पताल की रेकी का वीडियो जुटाने में लगी है। शूटर्स ने एसआईटी की पूछताछ में जो जो खुलासे किए हैं वो हम एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस इन जानकारियों को वेरीफाई कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि गोगी गैंग उनसे एनसीआर में कोई बड़ी वारदात कराना चाहता था। शूटर्स के मुताबिक उनके प्लान में पुलिस पर हमला करना नहीं था, वो मरने नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ को मारने के फौरन बाद सरेंडर कर दिया। शूटर्स ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर बनना चाहते हैं और इस हत्याकांड के बाद जेल में उनकी इज्जत बढ़ गई है। जेल के अंदर अब कोई उनसे काम नहीं करवाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पहली बात तो ये कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर बनने की तमन्ना लेकर उन्होंने ये काम किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के ऊपर हथियार नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए फौरन अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो जेल के अंदर अपनी इज्जत करवाना चाह रहे थे। अतीक और अशरफ के हमलावरों का कहना है कि वो कानपुर के गैंगस्टर बाबर के जरिए जितेंद्र गोगी गैंग के संपर्क में आए। बाबर के जरिए उन्होंने गोगी गैंग से हथियार लिए। जितेंद्र गोगी गैंग असलहे बनाते भी हैं और पंजाब से मंगाते भी हैं। तो कानपुर का गैंगस्टर बाबा और एनसीआर का गोगी गैंग, इन लोगों से कनेक्शन इन तीनों शूटर्स के। शूटर्स ने पूछताछ में एक और बड़ी जानकारी दी। वो 12 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचे, लेकिन कॉलविन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के सामने होटल में रुक गए थे। पहले 13 अप्रैल को ही कोर्ट में अतीक और अशरफ को ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन उसी दिन असद का एनकाउंटर हो गया और इसके बाद शूटर्स ने अपना प्लान बदल लिया। 15 अप्रैल को दिन में तीनों शूटर्स ने कॉलविन अस्पताल की रेकी की और रात में अतीक और अशरफ का काम तमाम कर दिया। पुलिस ने 40 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज अपने कब्जे में किए हैं। इसकी जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज में तीनों शूटर्स की कहीं भी बाइक दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं लाइव। किलर्स ने बहुत सारे कबूलनामे किए हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने कहां से हथियार जुटाए। विशाल, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप दर्शकों के सामने रखें। सबसे पहले तो मोटिव क्या था, क्या ये क्लियर हो पाया? और फिर ये हथियार कहां से इन्होंने खरीदे और पैसे कहां से जुटाए गए, इससे जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां और हाथ लगी हैं? देखिए मीनाक्षी, जो एसआईटी है वो लगातार शूटर्स को अपने कब्जे में रख करके, अपनी कस्टडी में रख करके पूछताछ कर रही है। यही वजह है कि एसआईटी की पूछताछ में जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। पहले कानपुर के बाबर नाम का जो गैंगस्टर है, जो कि आर्म सप्लायर भी है, उसका नाम आता है, लेकिन अब इसके तार गोगी गैंग यानी कि जो दिल्ली और एनसीआर में ऑपरेट करता है उससे भी जुड़ गए हैं। हालांकि उसका जो मुखिया है गोगी, वो मारा जा चुका है, लेकिन बताया जाता है कि दूसरे जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं और इन्हीं लोगों के जरिए बाकायदा पंजाब के जरिए जो हथियार आया था, जिगारा पिस्टल आया था, उसको बाकायदा शूटर्स तक पहुंचाया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात यहां पर यह आती है मीनाक्षी, इस पूरे तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि तीनों शूटर्स बाकायदा वहां पर आए थे और उनका इरादा मारने के बाद सरेंडर करने का था। यानी कि वो मरने नहीं आए थे, इसी वजह से उन्होंने शूट आउट के तुरंत बाद सरेंडर करना चुराना शुरू कर दिया। और जब उनसे यह पूछा गया कि धार्मिक नारे लगाने की क्या जरूरत थी, तो उनका कहना था कि अपने डर को खत्म करने के लिए,
मारने के बाद जो उनके अंदर डर आ रहा था, उस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरीके के धार्मिक नारे मौके पर लगाए और उसके बाद तुरंत सरेंडर कर दिया एसआईटी। लेकिन सभी जो उसके बयान है, जो कबूलनामा है, उन सबको क्रॉस वेरीफाई कर रही है, न सिर्फ शूटर से अलग अलग पूछताछ में, बल्कि जो लोग भी इस पूरे हत्याकांड का नया किरदार बन रहे हैं, नई जानकारी के साथ सामने आ रहे हैं, उन सभी को क्रॉस वेरीफाई कर रही है। यही वजह है कि एसआईटी अपनी जांच को न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रही है, बल्कि क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ भी हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि शूटर्स को एक एक करके पूछताछ की जा रही है, और ऐसा भी हो रहा है कि जब सबसे पूछताछ खत्म हो रही है तो तीनों को एक साथ बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि तीनों जो बातें बोल रहे हैं उनमें समानता है या फिर अलग अलग बयान है। लेकिन एसआईटी किसी नतीजे तक तब पहुंचेगी जब उसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी, 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जितेंद्र गोगी का नाम सामने आना, पंजाब के जरिए हथियारों का सामने आना, लोकल तौर पे बाबर यानी कि कानपुर का गैंगस्टर का सामने आना, ये कड़ियां कम से कम जुड़ रही हैं जो पुलिस को एक लीड दे रही हैं कि कम से कम पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म करे और उस नतीजे तक पहुंचे कि अतीक और अशरफ को मारने के पीछे सिर्फ बड़ा माफिया बनना नहीं, लेकिन गोगी गैंग ऐसा क्यों करना चाह रहा था? सवाल तो ये भी उठता है। गोगी गैंग से हथियार लेना, गोगी गैंग से बाकी चीजों की मतलब कैमरा, माइक, आईडी, इन सब का इस्तेमाल किया गया है, तो ये गोगी गैंग ने क्यों किया और क्यों मदद की, ये भी एक सवाल है। हम इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन शूटर्स का कबूलनामा सामने आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।